नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में मची सियासी उथल पुथल को लेकर है, जहां आरएसएस और भाजपा की समन्वय बैठक को लेकर खबर सामने आई है। दूसरी बड़ी खबर असम से है, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम मैरिज के लिए नया एक्ट लाने का ऐलान किया है। तीसरी बड़ी खबर कांवड़ यात्रा को लेकर है, जहां उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी अब दुकानदारों से पहचान लिखने के आदेश दिए गए हैं। और चौथी बड़ी खबर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को लेकर है, जहां सर्वर में गड़बड़ी से दुनिया भर में काम प्रभावित हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक ना होने की सियासी गलियारों में चर्चा है। इस सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली पहुंचकर पार्टी मुखिया जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, मगर इसके बावजूद भी भाजपा के अंदर उथल पुथल मची हुई है। इन्हीं सब के बीच अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि आरएसएस के सह सर कार्यवाहक अरुण कुमार 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, जिसके दौरान अरुण कुमार भाजपा नेताओं के साथ समन्वय बैठक कर सकते हैं। हालांकि बैठक की कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम के दौरे रद्द होने के बाद समन्वय बैठक की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भाजपा के कई नेता शामिल हो सकते हैं। वहीं मौजूदा स्थिति में बीजेपी के लिए यह बैठक अहम मानी जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक ना होने की सियासी गलियारों में चर्चा है। इस सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली पहुंचकर पार्टी मुखिया जेपी नड्डा से मुलाकात भी की, मगर इसके बावजूद भी भाजपा के अंदर उथल पुथल मची हुई है। इन्हीं सब के बीच अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि आरएसएस के सह कार्यवाहक अरुण कुमार 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, जिसके दौरान अरुण कुमार भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि बैठक में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जैसा कि खबर निकलकर सामने आई है कि आरएसएस के सह सर कार्यवाहक से उनकी बैठक हो सकती है, समन्वय बैठक हो सकती है। अब तक इसकी औपचारिक खबरें तो निकलकर सामने नहीं आई है, ना ही औपचारिक पुष्टि हुई है, लेकिन इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? के खिलाफ तरीके से मोर्चा डांटे हुए हैं और दिल्ली लादे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो डेटा हैं वो शीर्ष नेतृत्व को का काम कर रहे हैं। आज प्रसाद मौर्य का प्रयागराज विकास समिति बैठक थी, उसमें शामिल होने जाना था, लेकिन उनका दौर निरस्त हो गया है। केशव के निजी सचिव की तरफ से एक पत्र लिखा गया था वहां के पुलिस महानिदेशक के लिए, उसमें कहा गया कि अपरिहार्य कारण के कारण ये जो है दौरा रद्द किया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम था वहां क्षेत्रीय कार्य समिति का, जिसमें उनको शामिल होना था, लेकिन आज जैसे जारी हुआ और उसके बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के गलियारों में ये फिर शोर मच गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है और डिप्टी प्रसाद मौर्य के बीच कोई कलह जारी है। ऐसा मानना जा रहा है कि सह कार्यवाह अरुण कुमार यहां आकर 2 दिवसीय अपने प्रवास पर रुकेंगे और इस दौरान जो कलह यहां मची हुई है उसको शांत करने की कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान जारी हो रहे हैं या फिर जो वो सोशल मीडिया पे अपने बयान जारी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं योगी सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बगावत जो है उसकी आ रही है। और इसके देखा जाए 2017 में जब यहाँ सरकार विधानसभा के अंदर कांड हुआ था कि 15 विधायक केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ ही धरने पे थे। उसके बाद
यहाँ से मोर्चा बंद हो गई थी। केशव प्रसाद मौर्य का जो मन है वो डिप्टी शब्द हटाने से ही चाह है कि मेरे नाम के आगे सब डिप्टी हट जाए और मुझे सीएम बनाया जाए। हालांकि उनकी मंशा थी और ये माना भी जा रहा था कि 2017 में जब यहाँ सरकार बनी थी, निश्चित तौर से देखिए केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसी विहार पर से ज्यादा पिछड़ा वर्ग पार्टी को और कयास लगाया जा रहा था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उस समय बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री न बनाकर उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया था। ये 17 में यहाँ ओबीसी के लोग जुड़े थे और उससे पहले अगर बात कर ली जाए यहाँ जो अन्य चुनाव हुए हैं तो उतना जुड़ाव नहीं था। तब ओबीसी के लोग बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे। नतीजा ये रहा कि 17 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और इसके साथ ही 19 में भारतीय जनता पार्टी ने जीता। और अगर थोड़ा और बैक में चले 2014 ये बड़ी बात आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी से संपर्क साधे हुए हैं, क्योंकि पहले रहे हैं और इसके साथ ही बजरंग दल में भी रहे। तो ऐसे में निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में कद बढ़ा। जब प्रदेश कार्य समिति हो रही थी तब उस समय भी उन्होंने बयान दिया था कि रूप से देखिए जिस तरीके से उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिए, कुछ लोग उछल रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार के अंदर विरोधाभास है, चाहे विपक्षी दल से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कहा जा रहा है कि सरकार असामान्य स्थिति में है, अस्थिर सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो वही के लिए स्टूल जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि स्टूल वाले लोग केवल स्टूल पर ही रहेंगे। तो वहीं अभी उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट किया था, यानी कि एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने हैक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, मानसून ऑफर जैसे उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए थे। तो ये जो उत्तर प्रदेश का समीकरण है वो बड़ा गरमा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरे पर संघ के सह कार्यवाह अरुण आएंगे और जो उथल पुथल चल रही से शांत कराने की कोशिश करें। सरकार, संगठन और आरएसएस के बीच बैठक होगी और इस मामले शांत करने की कोशिश की जाए। कयास देखिए ये भी लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर मंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता तो यहाँ फिर केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं, कुछ और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ठीक बिल्कुल, जिस प्रकार से बैठक की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हालांकि ये तो बैठक के बाद ही, अगर बैठक होती है जिसके बाद ही आरएसएस बीजेपी को जो उथल पुथल मची हुई है, जो तोड़फोड़ मची हुई है, उसका कोई तोड़ निकालकर भाजपा को दे पाती है या नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंत्रिमंडल ने मुस्लिम मैरिज एक्ट का बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने मुस्लिम मैरिज के लिए नया एक्ट लाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30% से बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक असम मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा। यह हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। डेमोग्राफिक डेटा के मुताबिक असम की मुस्लिम आबादी 40% हो गई है, जबकि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में करीब 16% ही बढ़ रही है। इससे पहले सीएम शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को रद्द करते हुए नए कानून बनाने की मंजूरी दे दी है, जिससे शादी और तलाक के नियमों में समानता आएगी। साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर भी रोक लगेगी। नए कानून के बिल पर संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा की जाएगी। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तब इस पर नियंत्रण लग सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। कि असम में चाइल्ड मैरिज लगभग खत्म होने का कगार में है। देखिए, असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में
मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सो पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। देखिए, साइल मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% साइल मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% साइल मैरिज मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो साइल मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूं। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, साइल मैरिज असम में कम होते रहे। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो जितना सर्वे आया है इसमें बहुत ही एनकरेजिंग ट्रेंड देखा गया है कि असम में साइल मैरिज लगभग खत्म होने का कगार में है। देखिए, खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजू कलवार असम से जुड़े हुए हैं। राजू, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफी को लेकर एक तरह से बयान दिया है और डेमोग्राफी समझाई है और आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि 2041 तक यह पूरा असम राज्य मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं और मुख्यमंत्री का यह बयान कितने हद तक सही है? जी, निश्चित तौर पर अभिनेत्री ये कहना पड़ेगा कि असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है वो काफी एक भयावह एक बयान है और काफी चिंता करने वाली चिंतनीय विषय है, क्योंकि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जब झारखंड के दौरे में थे तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जिस तरह से अभी तक मुस्लिम आबादी असम में 40% दर्ज की गई है, उसको लेकर वो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हालांकि जीवन और मृत्यु के सवाल अब खड़े हो रहे हैं उनके लिए, और जिस तरह से उन्होंने चिंता जताई है। और इसको लेकर जो 1951 में सिर्फ मुस्लिम आबादी असम में 12% थी और आज जाकर 40% है, तो यानी कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी और मेजोरिटी में बदलने जा रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 2041 तक कहीं ना कहीं ये मेजोरिटी की संख्या के ऊपर हासिल कर पाएगी और काफी वो गंभीरता से ले रही है। और इसी के मद्देनजर काफी पहले से ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर में लगातार कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं और काफी हद तक उन्होंने सफलता भी अर्जित की थी। और साथ ही जिस तरह से मुस्लिम मैरिज एक्ट के ऊपर में भी उन्होंने अभी नया कानून लाने के लिए जो कहा है, जो इस बार अधिवेशन में जो कानून हालांकि वो लागू कर दिया जाएगा, जिस तरह से खबर सामने निकल कर आ रही है। और असम को लेकर वो काफी चिंता भी जताते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोग अभी 40% की ओर बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं 50% के अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी अब मेजोरिटी में देखा जाएगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा की बात अगर कर दे तो कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद वो काफी कट्टर हिंदू के रूप में अपनी छवि बनाए हुए हैं और असम की फिलहाल जो परिस्थिति है वो काफी अभी चिंतनीय बनी हुई है। और आपको एक बात और पता होगा, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से धुबरी और नौगांव के अंचल जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाके बन चुके हैं, बनने के कगार में नहीं है, वो बन चुके हैं। और इसका नतीजतन जो धुबरी लोकसभा समिति से रकीबुल हुसैन 10 लाख से भी अधिक मतों से जो जीत हासिल की है वो भी एक रिकॉर्ड दर्ज था और इसी को लेकर काफी चिंता जताई है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि असम के कई जिले अब हमारे हाथों से निकल चुके हैं, यानी कि अब कहीं के न कहीं वो जो जिले का नाम नहीं लिए हैं मगर कई जिलों की बात कही है कि जो हमारे हाथों से निकल सके हैं, जो माइनॉरिटी अब मेजोरिटी में बदल चुका है। जी अभिनय जी। राजू जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई है, उन्होंने चूंकि डेमोग्राफिक चेंज असंवैधानिक है और एक तरह से कानूनन अपराध भी है, फिर भी डेमोग्राफी को लेकर जैसा कि मुस्लिम मैरिज एक्ट लाने का, उन्होंने नया एक्ट लाने का मुख्यमंत्री ने वादा किया है। क्या लगता है डेमोग्राफिक चेंज को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और कोई नया कानून बनाया जा सकता है और कोई एक्शन नया लिया जा सकता है इस मामले में? जी हाँ, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी जब तक सीएम बने रहेंगे वो कड़ी से कड़ी कानून लाने के लिए उनके पास समर्थ भी है, वो काफी बोल्ड डिसीजन लेने में माहिर है। और जिस तरह से असम की भी जो परिस्थिति है, जो डेमोग्राफी की बात कही गई है, तो आप इसी तरह पे समझ सकते हैं कि जब 1951 में जब 12% था और आज जाकर 40% असम में हो चुका है, तो डेमोग्राफी में काफी चेंजिंग हुई है। और कहीं ना कहीं जो आदेश रहते हैं सरकार के, उसकी भी धज्जियां उड़ते हुए देखा जा रहा है इसमें। और 40% का मानना है कि बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज हो चुका है और इसको लेकर वो काफी चिंता भी जताया है और आने वाले दिनों में वो इससे भी कोई कड़ी कानून ला सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी
राजू, जिस प्रकार से दूसरे देशों से आकर असम में अन्य देशों के लोग आने लेकर बस जाते हैं, डेमोग्राफिक चेंज एक के बाद एक किया जा रहा है, वहां अन्य तरह की आबादी को, एक समुदाय विशेष को लेकर इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आती हैं कि दूसरे राज्यों से लाकर यहां बसाया जा रहा है, दूसरे देशों से लाकर बसाया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश सरकार क्या कुछ एक्शन ले सकती है और इसके प्रबंधन के क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं सरकार की ओर से? जी, इस विषय में मैं निश्चित तौर पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरह से जो असम में जो बाहरी देशों से, अगर कहे तो बाहरी देशों से यहाँ पर आकर जो बस रहे लोग, इसके सरकार की भी काफी खामियां हैं। इसको लेकर जो असम से जो सटे जो बांग्लादेश के बॉर्डर है, इसको लेकर काफी पहले ही काफी कठोर होना चाहिए था, मगर आज तक बांग्लादेश के बॉर्डर को सील नहीं कर पाना और उसके जो आवाजाही का प्रबंध बना हुआ है, ये काफी चिंतनीय है। इंसान तो छोड़िए, जो गायों को भी तस्करी किया जाता है वो आसानी से हो जाता है, तो इंसान तो बसेंगे ही। और असम में जिस तरह से ज्यादातर लोग बांग्लादेश से आकर बसे हुए हैं, ये काफी चिंतनीय है। और बांग्लादेश के बॉर्डर को जिस तरह से ढिलाई दिया गया है, वो सरकार की कहीं न कहीं खामियां उभर कर सामने आ रही है। और अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यानी कि कहीं ना कहीं उनको पहले ही एक कठिन कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और बांग्लादेश से सटे जो असम के बॉर्डर है, जिस तरह से करीमगंज होंगे, हैलाकंदी होंगे, नौगांव होंगे, धुबरी होंगे, तो अभी फिलहाल काफी हद तक वो वहां पर डेमोग्राफी की चेंजिंग देखी जा सकती है। और बहु आबादी अभी आपको कहे तो जो माइनॉरिटी था वो मेजोरिटी के रूप अब ले चुका है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कई जिले हमारे हाथ से अब जा चुके हैं। बिल्कुल, माइनॉरिटी अब मेजॉरिटी बनता जा रहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। इसको लेकर प्रतिबंधात्मक कदम भी उनकी ओर से उठाने को लेकर कहा गया है, बयान भी दिया गया है। बहुत धन्यवाद राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चले बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में कावड़ रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश देते हुए दुकान मालिकों का नाम और डिटेल लिखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि कावड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी, जहां यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। बता दें कि यूपी में मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले दुकानों के बाहर दुकानदारों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया था। पुलिस का तर्क था कि 22 जुलाई से 29 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान कावड़ यात्रियों में कंफ्यूजन नहीं होगा। वहीं आदेश आने के बाद सियासी तापमान भी चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। वहीं यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि यह अव्यावहारिक कार्य है, जिसे तत्काल निरस्त करना चाहिए। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कावड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी इस प्रकार की आदेश हरिद्वार में जारी किया गया है कि आपको अपने संस्थान के बाहर अपना असली नाम और अपनी डिटेल लिखनी होगी, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? प्रदेश है जहां आप देखेंगे कि 12 महीने कुछ न कुछ धार्मिक पर्व होते रहते हैं, धार्मिक यात्राएं चलती रहती हैं जी। और उसी कड़ी में अभी 12 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में, मानिए कि लगभग करोड़ों की संख्या में कांवड़ लेकर यात्री आते हैं जलाभिषेक के लिए जी। तो ये अभी आज मुख्यमंत्री जी से इस सिलसिले में बात भी हुई थी, प्रश्न भी किया गया था जी।
ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है, क्योंकि तमाम बार ऐसा आया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहरूपीय होते हैं जी, और वो अपना भेष बदलकर, अपनी पहचान बदलकर भीड़ में जी कहीं ना कहीं न्यूसेंस कर जाते हैं जी। तो कहीं किसी भी तरह की कोई कावड़ के मेले में या प्रदेश में कोई भी इस तरह की कोई घटना ना हो जी, या कोई इस तरह के असामाजिक तत्व उसका फायदा उठा के पहचान बदलकर फिर उसका लाभ उठा जाए जी। तो ये सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से किया है कि यहाँ जितने भी जो दुकानदार हैं या फड़ वाले हैं या ठेली वाले हैं जो मतलब अस्थायी तौर पर अपना व्यवसाय करते हैं जी, उनको अपनी ये पहचान जो है स्थापित करनी होगी अपने व्यवसाय के ऊपर, अपनी ठेली के ऊपर, अपनी फड़ के ऊपर अपना नाम, पता और एड्रेस लगाना होगा जी, ताकि उससे बिल्कुल स्पष्ट रहे, क्लियर रहे कि कौन लोग यहाँ आ रहे हैं और कौन लोग अपना काम कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं। और उसका मकसद सरकार का उसके पीछे यही है कि एक सामाजिक सौहार्द बना रहे, सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें ठीक ठाक रहे, कोई किसी तरह का कोई न्यूसेंस ना हो। तो पीछे का मकसद सरकार का सिर्फ यही है और इसीलिए चाह कि सरकार का कहना भी यही है कि कोई भी आदमी कहीं जाता है और किसी संवेदनशील या अतिसंवेदनशील क्षेत्र में जाता है या किसी महत्वपूर्ण स्थान पे जाता है तो उसकी पहचान पूछी जाती है हर व्यक्ति से जी। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है और तो इसमें किसी को कोई अदरवाइज नहीं लेना चाहिए और सरकार का मकसद ये नहीं है कि किसी को टारगेट किया जा रहा है या किसी को लक्ष्य बना के काम किया जा रहा है। ये सौहार्द और सामाजिक तौर पर जी। नीरज जी, जिस प्रकार से इस आदेश के बाद, आदेश आने के बाद सरकार की ओर से भले ही इस आदेश को सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा हो, सुरक्षा की दृष्टि से अहम बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीति गरमाना, राजनीति के जो बयान सामने आ रहे हैं इस आदेश के बाद, ये कितने सही हैं? और एक और जहां सरकार कह रही है कि कावड़ यात्रियों के लिए शुचिता बनाए रखने के लिए उन्हें आदेश इस प्रकार के हमने दिए गए हैं, इस पर राजनीति करना कितना ठीक है? देखिए कि जो विपक्ष के लोग हैं वो तो अपना विपक्षी धर्म निभाएंगे जी। सरकार का फैसला चाहे जनहित में हो या जनहित से परे हो, लेकिन वो हर फैसले में सवाल उठाएंगे जी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरी व्यवस्था बनाई है जी और हर सरकार चाहती है कि उसके प्रदेश में अमन चैन हो और खास तौर के ऐसे प्रदेश में जहाँ हर टाइम 4 धाम यात्रा चल रही है और करोड़ों की संख्या में अभी कावड़ यात्री आने वाले हो जी और सुरक्षा की दृष्टि से सारे जो चीजें हैं व्यवस्थित रहे, तो अगर सरकार सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठा रही है तो मुझे लग रहा है इसमें कोई इस पे इफेक्ट बट नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है इसको राजनीति को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हर प्रदेश सरकार चाहती है कि उसके प्रदेश में अमन चैन होना चाहिए और अमन चैन के लिए जो भी वो कदम उठा रही है तो मुझे लग रहा इसमें कोई किसी तरह की दो चार नहीं। अगर मेरे से कोई अगर कोई महत्वपूर्ण स्थान में जाता हूँ, मैं एंटर करता हूँ और मेरे से मेरा ID प्रूफ पूछता है तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है जी, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बाकी जो विपक्ष के लोग हैं वो जब अपनी वो तो सियासत करेंगे, सवाल उठाएंगे सरकार के अच्छे और बुरे सब तरह के निर्णयों पे सवाल उठाते हैं क्योंकि वो विपक्ष है ना। बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार ने आदेश दिया है और यह स्वाभाविक भी है कि सुरक्षा और शांति सर्वोपरि होनी चाहिए किसी भी सरकार के तौर पर, किसी भी एक प्रदेश के तौर पर। और अगर आपसे कोई आपकी पहचान पूछता है तो उसे बताने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, यह हमारी ही सुरक्षा के लिए है। बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चले बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आ गई है जिसकी वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही है। इससे फ्लाइट्स या तो लेट हैं या फिर कैंसिल की जा रही हैं। बता दें कि भारत में 5 एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट्स अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुई है। एयरपोर्ट पर लोग सर्विसेज नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु में ज्यादातर कॉरपोरेट कंपनीज में वायरस अटैक की भी बात कही जा रही है। सिस्टम ब्लू स्क्रीन आने के बाद रीस्टार्ट हो रहे हैं। हैदराबाद में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अगले 2 घंटों तक सिस्टम ऑफ रखने को कहा है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा सर्वर डाउन हुआ है, पूरे देश तो छोड़िए, पूरी दुनिया में सर्विसेज प्रभावित हो रही हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कामकाज प्रभावित है।
इससे मुख्यतः कौन से व्यापार और कौन से व्यवसाय इससे मुख्यतः प्रभावित हो रहे हैं? अभिनय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि केवल भारत ही नहीं, दुनिया के सारे हैं, विशेषकर अमेरिका में इसका बहुत असर पड़ा है। उनकी जो इमरजेंसी फोन सेवा है 911 वो ठप पड़ी हुई है जी। माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर होते हैं उसका सबसे ज्यादा यूज जो है एयरलाइंस करती है, बैंकिंग सिस्टम करती है, और आपने देखा है कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो भी इसको यूज करती है, और पेमेंट गेटवे में भी इसको काफी यूज किया जाता है जी। इसमें जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि साइबर अटैक नहीं है, कुछ अपडेशन की अटैक है। कोई अपडेशन होना था जो कि शायद लगता है समय पूर्ण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बार बार जो है रिबूटिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसी स्थिति में माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर्स के जो उनकी जो यूनिट्स है वो लगी हुई है काम पे, वो काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि ये कोई एक काफी मैसिव अपडेट था जिसकी वजह से ऐसा आता है। वरना आमतौर पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्योंकि आप देखते हैं कि सर्वर टेक्नोलॉजी में काफी चीज ऐसा चेन रिएक्शन होता है या बाईपास सिस्टम होता है कि अगर एक सिस्टम फेल होने पे तो उनका जो बैकअप होता है वो काम करने लगता है जी। लेकिन जिस तरीके की समस्या आई है उससे साफ जाहिर होता है कि काफी इनकन्वीनियंस आपको एयरलाइंस में देखने हुआ, विशेषकर जो बोर्डिंग के समय जो पास क्रिएट किए जाते हैं वो है। हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं कि हम लोग एक मैनुअल सिस्टम को अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्वर से ज्यादा और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो आती जाती रहती हैं जी। लेकिन इससे जो है बुकिंग सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन फ्लाइट का कैंसिलेशन अब बहुत सामने नहीं आया है, थोड़ा सा डिले हो रही है लेकिन फ्लाइट जा रही है। सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिला वो बैंकिंग सिस्टम पे मिला है। तो जो बैंकिंग में जो आदान प्रदान ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर काफी देखने को आया है कि काफी रोक लगी हुई है। साथ में पेमेंट का जहां आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम है, आप देखते हैं कि बैंकिंग में ओरेकल एक फाइनेकल सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं जिसमें डेटाबेस ओरेकल रहते हैं, तो बाकी बैकएंड में जो है सब माइक्रोसॉफ्ट के ही चलते हैं। सर्वर पे जो एजूर इनका सर्वर है उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि ग्लोबली होता है, काफी शहर काफी देशों में इनके डेटा सेंटर्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके से खबर आई है कि काफी बड़े स्तर पे है, क्योंकि केवल इनका एक सर्वर नहीं होता, इनके बहुत बड़े सर्वर फार्मिंग होती है, सर्वर फार्म्स होते हैं और अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में काफी बड़े स्तर पे होते हैं। लेकिन एक मेजर पार्ट आया है इसको जिससे दुनिया प्रभावित हुई है, केवल अमेरिका नहीं, यूरोप नहीं, भारत में भी इसका जो है असर देखने को मिल रहा है। जी आलोक जी, जिस प्रकार से यह समस्या देखने को मिल रही है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के कारण, इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? और मेरा एक और सवाल ये रहेगा कि जैसे इस तरह की समस्याएं आगे चलकर दुनिया छोड़िए हमारे देश को फेस ना करनी पड़े, इसको लेकर क्या लोकल कोई डेटा सेंटर पर निर्भर होना ठीक है, या इसी तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है इसे इसी पर निर्भर रहना एयरलाइंस या अन्य सुविधाओं के लिए ठीक रहेगा, या लोकल एक डेटा सेंटर होना चाहिए? देखिए, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, आप माइक्रोसॉफ्ट के इतने प्रोडक्ट हो गए हैं, आप उन्हीं का सर्वर लेते हैं। आखिर आप देख रहे हैं कि अमेजॉन के भी सर्वर हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका अलग है, और आप इनके भी देख सकते हैं, आपके गूगल जो कंपनी है इनके भी सर्वर होते हैं। तो 3 मेजर कंपनी है जो अपने दुनिया भर के लोगों को सर्वर प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के यूज करते हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को ही प्रेफर किया जाता है, कंपनियां उसको प्रेफर करती हैं। ऐसे में जिस तरीके का आप देख रहे हैं, इस तरीके की अप्रत्याशित जो परिस्थिति हुई है वो बहुत कम होती है, इस बार आई है। उनके पास इंटरनेट और इंटरनेट दोनों होते हैं, इंटरनेट में आपके लोकल सर्वर होते हैं, उस पर जो है काम किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बैंक में कभी भी इंटरनेट फेल होता है तो आप ब्रांच में जा सकते हैं, तो ब्रांच का जो इंटरनेट होता है, जो उनके पास अपने सर्वर और बैकअप रहता है, उससे वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ग्लोबल सिस्टम हो गया, दुनिया अपने घर से ही बैठ के सारे काम करना चाहती है, और इसलिए जो है इंटरनेट की जरूरत पड़ती है या इंटरनेट सर्वर की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप वहां पहुंचते हैं अपने किसी स्थान पे, अगर उनके पास बैकअप में इंटरनेट सर्वर लगा हुआ है, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या ऐसे स्थिति में
जितने इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट है उनको अपना एक इंटरनल सर्वर यूज करना चाहिए कि इस तरीके की विषम परिस्थितियों में वो अपना बोर्डिंग और लॉजिस्टिक जो भी काम है वो तो सुचारू रूप से कर ले, क्योंकि 100% आप एक सिस्टम पर रिलाई करना चाहते हैं, इंटरनेट पर करना चाहते हैं, कभी इंटरनेट की सर्विसेज में अगर बाधाएं आ जाती हैं तो टेक्नोलॉजी है, दीज आर द प्रोफेशनल हैजर्ड, वो तो आपके सामने आएंगे ही। पूरी कोशिश की जाती चाहे कितने भी बड़े सर्वर हो, वो यही कहेंगे कि साहब हमारा जो है टाइम 99.99% है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोग 100% परफेक्ट हैं। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इंटरनेट जैसी सर्विसेज होनी चाहिए, अपने खुद के सर्वर्स होने चाहिए जो ऐसी विषम परिस्थितियों पर वो अपने आप का सुचारू रूप से आपका काम चलता रहे। बिल्कुल, ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि ये अप्रत्याशित और कभी कभार होने वाली अपग्रेडेशन की कोई समस्या है जिसको लेकर कंपनी अपने स्तर पर काम कर ही रही है। इसका जल्द से जल्द निराकरण भी कर लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ आप जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।